बहुत समय पहले की बात है। सीतलपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी और वहां पर हमेशा हरियाली छाई रहती थी। ऐसे ही एक दिन एक साधु बाबा उस गांव में भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। वाह, कितना सुंदर गांव है। यहाँ की जमीनें कितनी उपजाऊ है और यहाँ की आबो हवा एक अलग ही शांति का अनुभव करवा रही है। चलो कुछ देर यहीं बैठकर ध्यान लगा लेता हूँ। इतना कह के साधु बाबा वहां मौजूद एक पीपल के पेड़ के नीचे पालती मारकर बैठ जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं कि तभी वहां पर गांव का एक नौजवान आदमी आता है जिसका नाम बिरजू था, जो कि इसी गांव का एक रहवासी था। बिरजू दिल का बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसने नशा किया हुआ था और उसी नशे के हालत में वो उन बाबा के पास जाता है। ओ बाबा, उठो, यहाँ क्यों बैठे हो? ये मेरी जगह है, जाओ कहीं और बैठो। ओ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? लेकिन साधु बाबा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो अपने ध्यान में पूरी तरह से लीन थे। लेकिन तभी बिरजू पास में रखे पानी को बाबा के सर पर डाल देता है। क्यों रे बूढ़ू, अभी तुझे समझ आई? ये मेरी जगह है, जा जाके कहीं और बैठ। बिरजू की ऐसी अपमानजनक बातें सुन साधु बाबा को बहुत क्रोध आता है और वो बिरजू को श्राप देते हुए कहते हैं, जा मूर्ख मानव, तुझे तेरे इस सुंदर सी जगह की तड़फ है ना? तुझे इस बात का घमंड है कि यह जगह सुंदर है और यहाँ चारों तरफ हरियाली है। जा, मैं श्राप देता हूँ कि अभी से इसी वक्त से ये गांव एक मरुस्थल में बदल जाए और यहाँ की सारी हरियाली मिट जाए। साधु बाबा के इतना कहते कि अचानक से गांव में गर्मी का कहर तेजी से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते गांव में होने वाली फसलें और बहती नदियां सूखने लगती है। और ऐसा होते देख सभी गांव वाले उन साधु बाबा के पास दौड़े चले आते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साधु बाबा वहां से प्रस्थान कर चुके थे। अरे ओ कमभक्त बिरजू, तूने क्या किया उन सिद्ध महात्मा के साथ जो उन्होंने हमारे पूरे गांव को श्राप दे दिया? ये सब होता देख बिरजू को भी होश आ रहा था। उसे यह समझ आ रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माफ कर दीजिए मुखिया जी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। मैं नशे में था और मुझसे ऐसा सब कुछ हो गया। इतना कह के बिरजू जो कुछ भी हुआ वो सभी गांव वालों और मुखिया को बता देता है, जो सुन सभी क्रोध में आ जाते हैं और सब गांव वाले मिलकर बिरजू को मारने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी गांव का मुखिया वहां पर आके बिरजू को बचा लेता है। जाने दो, ये उस समय होश में नहीं था और इससे ये भूल हो गई। हाँ मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है और अब मैं ही इस गर्मी के कहर को खत्म करूंगा। कृपया मुखिया जी मुझे बचा लीजिए इन लोगों से, नहीं तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? मैं ही तो सिर्फ उनके बुढ़ापे की आखिरी उम्मीद हूँ। बिरजू की बातें सुन मुखिया एक बार फिर से सबको शांत रहने को कहते हैं और उसकी बातें समझ सभी गांव वाले शांत हो जाते हैं और कहते हैं, देखिए मुखिया जी, आज इस बिरजू की वजह से हमारे पूरे गांव का बहुत नुकसान हुआ है। अगर ये इसे ठीक नहीं करता तो हम इसे गांव से बाहर निकाल देंगे। इतना कह के गांव के लोग वहां से चले जाते हैं और मुखिया बिरजू से कहता है, देखो बिरजू, तुमने जो आज किया वो बहुत गलत है। तुम्हें हमारे गांव में आए किसी भी मेहमान के साथ ऐसा दूर व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अतिथि भगवान के समान होते हैं। अभी तो मैंने गांव के लोगों को संभाल लिया है, लेकिन तुम जल्द से जल्द उन साधु बाबा को ढूंढो और उन्हें इस श्राप को हटाने के लिए मनाओ। इतना कह के मुखिया भी वहां से चला जाता है। गांव अब एकदम से सूख चुका था। चारों तरफ जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, अब वहां चारों तरफ बंजर जमीन थी। ये मैंने आज सच में बहुत बुरा किया। सच कहते हैं लोग, नशा बहुत गंदी चीज है। नशा करने वाले लोग हमेशा पछतावे के अलावा और कुछ नहीं पाते। आज के बाद से मैं अब इसे कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा और मुझे कुछ भी करके उन साधु बाबा को ढूंढकर उन्हें ये सब ठीक करने को मनाना होगा। इतना कह कि बिरजू अपने घर चला जाता है। माँ, आज मेरी वजह से पूरे गांव में सूखा पड़ गया। इतना कह के बिरजू आज जो कुछ भी हुआ वो सब अपने माँ बाप को बता देता है। देख बिरजू, तूने जो किया वो बहुत गलत था। तुझे उन साधु बाबा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था और तूने जो उनके साथ किया, मुझे शर्म आ रही है तेरे इस नाकारापन पे।
क्यों जी, आप भी तो इतने दिन से घर पर बैठ गए हो। बेचारे ने बचपन से इतनी तकलीफ उठाई है, वो मैं जानती हूँ। हाँ, बिरजू दिल से बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पिता को जब बिरजू 10 साल का था तब से एक गंभीर बीमारी हो गई थी। तब से बिरजू ही अपने घर को संभाल रहे था और आज जो कुछ भी उसने किया था वो सब बस नशे के हालत में किया था और ये बात मुखिया भी जानता था, इसलिए उसने बिरजू को बचाया। चलो माँ, मैं अभी जाता हूँ। कुछ भी करके मुझे उन बाबा को ढूंढना होगा और उनसे माफी मांग के इस सूखे को ठीक करना होगा। इतना कह के बिरजू जिस तरफ बाबा गए थे वहां जाने लगता है। लगता है बाबा हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में गए हैं। चलो वहीं जाके देखता हूँ। इतना कह के बिरजू जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल के गहराई में जाने के बाद उसे वो बाबा एक पेड़ के नीचे साधना करते हुए दिखाई देते हैं और बिरजू उनके पास जाता है। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मेरी गलती की सजा पूरा गांव भुगत रहा है। कृपया साधु बाबा, आप अपना श्राप वापस ले लें। बिरजू की बातें सुन साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, देख लड़के, तूने आज जो कुछ भी मुझे कहा है ना, इसकी सजा तो बहुत बड़ी है और तेरी सबसे बड़ी गलती तेरा घमंड था। नहीं बाबा जी, मैं उस समय नशे में था और मुझे अपने पिता के इलाज की चिंता थी। उसी वक्त आप मुझे देख गए और मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और आपसे ऐसी बातें कह दी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। बिरजू की बातें सुन साधु बाबा को उसके शब्दों और आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी और उनके श्राप के वजह से पूरा गांव में सूखा पड़ गया था और ये भी तो सही नहीं था। इसलिए उन्होंने बिरजू से कहा, देखो बिरजू, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, लेकिन मैं अपने दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले सकता। अगर तुम्हें अपने गांव में एक बार फिर से हरियाली लानी होगी तो तुम्हें इस जंगल के पूर्व दिशा में जाना होगा और वहां मौजूद एक सफेद रंग वाले तोते को ढूंढ के लाना होगा और उसे अपने गांव में रहने को मनाना होगा, क्योंकि जहां वो तोता रहता है वहां हमेशा हरियाली छाई रहती है। लेकिन उसे लाना बहुत मुश्किल है। अभी ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे मनाते हो अपने गांव में रहने के लिए। ठीक है बाबा जी, मैं उसके पास जरूर जाऊंगा और उसे अपने गांव में रहने के लिए जरूर से मना लूंगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए। इतना कह के बिरजू उस सफेद तोते को ढूंढने के लिए चला जाता है। अभी मैं उस तोते को कहाँ ढूंढूं और पता नहीं वो मेरे साथ चलने के लिए मानेगा भी कि नहीं। बिरजू इन्हीं सब ख्यालों के साथ पूर्व दिशा की ओर चलते जा रहा था। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सफेद रंग का कुछ चमकते हुए दिखाई देता है। वो क्या है जो इतनी तेजी से चमक रहा है? चलो एक बार चल के देखता हूँ। इतना कह के बिरजू उस चमकती हुई चीज के पास जाता है और उसके पास जाते ही वो देखता है कि वो चमकती हुई चीज दरअसल एक पंख है। ये तो एक पंख है, लेकिन ये इतना चमक क्यों रहा है और इस पर ये खून कैसा लगा है? बिरजू अभी ये सोच ही रहा था कि उसे कुछ दूर एक तीर जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। लगता है कि किसी ने इस पक्षी को मारा है जिसका ये पंख है, लेकिन ये सफेद और इतना चमकता हुआ पंख आखिर किस पक्षी का हो सकता है? कहीं ये उसी तोते का तो नहीं जिसे मैं यहाँ ढूंढने आया था? हे भगवान, लगता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? चलो आगे चल के देखता हूँ, शायद वहां कुछ मिल जाए। इतना सोच बिरजू वहां से और आगे जाने लगता है। कुछ दूर और चले के बाद उसे एक आदमी घायल हालत में दिखाई देता है। उसे देख बिरजू उसके पास जाता है। लगता है कि इसे भी उसी तीर से मारा गया है जो मुझे उस पंख के पास मिला, लेकिन अभी ये समय सोचने का नहीं है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कह के बिरजू उस आदमी की मदद करता है और उसके छोटों पर वहां मौजूद कुछ हरी पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगाता है और कुछ देर बाद उस आदमी को होश आ जाता है। भाई, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? जी, मेरा नाम रमन है और मैं इस जंगल में अपने मालिक के साथ आया था, जो कि एक तांत्रिक हैं। वे यहाँ मौजूद सफेद रंग वाले तोते को मनाने के लिए आए थे, लेकिन जब उस तोते ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो उन्होंने उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाने लगे। और जब मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होंने मुझे भी घायल कर दिया और उस तोते को लेकर चले गए। तुम्हारे मालिक उस तोते का क्या करेगा? जी भाई,
मुझे यह तो नहीं पता, क्योंकि मेरे मालिक भले ही एक तांत्रिक हैं, लेकिन वे बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता नहीं कि वे कुछ गलत करेंगे। फिर भी मुझे नहीं समझ में आता कि उन्होंने मुझे क्यों घायल किया और उस तोते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। चलो, अभी तो ये जवाब हमें तुम्हारे उस तांत्रिक से ही पता चलेगा। लेकिन भाई, अगर मेरे मालिक सच में हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम उनका कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बिना उस पंख की मदद से उन्हें हराना असंभव है। तुम बस मुझे उस तांत्रिक के पास ले चलो, मैं बाकी सब देख लूंगा। इतना कहकर दोनों उस तांत्रिक के पास जाने लगते हैं और कुछ दूर चलने के बाद बिरजू को एक गुफा दिखाई देती है। देखो बिरजू, वही है वो गुफा जहां पर मैं और मेरे मालिक रहते हैं। चलो ठीक है, हम अंदर चल के देखते हैं। इतना कहकर बिरजू और रमन दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां जाने पर उन्हें वह तोता एक पिंजरे में बंद दिखाई देता है और उसके सामने एक काले रंग का कपड़ा पहने आदमी दिखाई देता है जो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसे देख बिरजू जोर से चिल्लाकर कहता है, तांत्रिक, जाने दो उस तोते को, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बिरजू की आवाज सुन तांत्रिक का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है, लेकिन वह बिरजू को नजरअंदाज करता है और उसके पास खड़े रमन को देखकर कहता है, तू जिंदा बच गया, मुझे लगा कि तू वहीं मर जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं तुझे मार देता हूँ और फिर इस आदमी से निपटता हूँ। इतना कहकर वह तांत्रिक उस पर हमला करने जाता है कि तभी बिरजू अपने पास मौजूद उस तोते के पंख को बाहर निकाल लेता है और कहता है, हे जादुई पंख, इस तांत्रिक की शक्तियां ले लो और इसे बेड़ियों से बांध दो। बिरजू के इतना कहते ही उस पंख से एक रोशनी निकलती है और उस तांत्रिक की सभी शक्तियों को खत्म कर देती है, जिससे वह तांत्रिक नीचे जमीन पर गिर जाता है। इसे देख रमन उससे पूछता है, मालिक, आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? मैं तो आपका वफादार शिष्य था ना। मैंने तुम्हें कभी अपना शिष्य नहीं माना और मैं तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था उस तोते को पकड़ने के लिए, और जब मेरा काम खत्म हो गया तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत। अब रमन को सब समझ आ गया कि आखिरकार उस तांत्रिक ने उसे अपने चंगुल में फंसाया था और वह उसका इस्तेमाल कर रहा था, और वही दूसरी तरफ बिरजू भी उस तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर आजाद कर देता है। क्योंकि उस तोते के पास जादुई गुण थे, इसलिए वह बोल भी सकता था और उसने बिरजू से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा जो तुमने मुझे बचाया। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा भी तुम्हें बचाने का एक मकसद था और मैं तुम्हें इसलिए बचाने आया था ताकि तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं और अपने गांव पर लगे श्राप को हटा सकूं। कैसा श्राप? तोते के सवाल को सुन बिरजू जो कुछ भी हुआ था वह सब उस तोते को बता देता है, जिसे सुनकर तोता उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और रमन भी उस तांत्रिक को वहीं छोड़कर अपना जीवन जीने के लिए जंगल से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बिरजू भी उस तोते को लेकर अपने गांव पहुंच जाता है और तोते के गांव में आते ही सब एक बार फिर से हरा भरा हो जाता है और जादुई पंख की मदद से बिरजू अपने पिता का इलाज भी कर देता है और वह तोता भी अब उसी गांव में रहने लगता है और फिर कभी भी उस गांव में सूखा नहीं पड़ता और फिर से एक बार शीतलपुर अपने नाम की तरह शीतल हो गया और बन गया शीतलता का प्रतीक। और अब तो उस गांव में एक चमत्कारी तोता भी था जो वहां मौजूद लोगों की मदद किया करता था बिरजू के साथ मिलकर अपने पंख से। हमने इस कहानी से सीखा कि हमें कभी भी अपने जीवन में किसी बुरी लत और गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए और किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिससे हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। देख तिलक, ये बात समझ ले, ये तेरी जिंदगी का सुनहरा मौका है। तेरी बंजर जमीन पर फैक्ट्री खुल जाएगी ना तो तेरी किस्मत चमक जाएगी। हाँ, लेकिन मेरी हालत तो ऐसी है कि 2 टाइम ठीक से खाना नसीब नहीं होता। फैक्ट्री खोलने तुझे कुछ नहीं करना है, वो सब मिस्टर कुमार कर लेंगे। उनकी बहुत सारी कपड़ा फैक्ट्री है, उनको एक फैक्ट्री यहाँ भी डालनी है और उनको तेरी जमीन सही लगी। सोच ले, इतने बड़े आदमी से पार्टनरशिप हो जाएगी तेरी और फिर फैक्ट्री खुलने से गांव के लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। अरे तू बड़ा आदमी बन जाएगा तिलक।
मैं इस बारे में घर में बात करके आपको बताता हूँ। मेरा नसीब है कि गांव की इतनी बड़ी हस्ती ने मेरे बारे में सोचा। ज्यादा समय नहीं है, कल के कल इस डील को पूरा करने के लिए निकलना है, समझा? ठीक है। मालिक, क्या आप सच में कुमार साहब की डील तिलक से करवा रहे हैं? फैक्ट्री कुमार साहब की, तिलक का जिंदगी भर का मुनाफा। आपको क्या मिलेगा इस सरदर्दी से? मैं क्या तुझे इतना बेवकूफ दिखता हूँ मुनीम? वो तो आप नहीं हो मालिक। वो जमीन मुझे चाहिए, उस पर फैक्ट्री मेरी पार्टनरशिप में ही खुलेगी। जमीन हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए मुनीम जी। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस जमीन पर फैक्ट्री खोलने दीजिए, हमारी भी जिंदगी सुख से कटेगी। फिर सोच तो वही रहा हूँ, पहली बार किसी ने हमारी मदद करने की सोची है। वीर प्रताप जी इतने बड़े आदमी हमारे लिए सोच रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा है। अब आप इस काम में देर मत करो, कल के कल आ जाओ। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? बहुत दिन बाद हमें संदूक से निकाला है तुमने। आज हम बाहर जा रहे हैं इसीलिए। तुम मुझे साथ ले चलो तिलक। तुम्हें पता है, हम दोनों की शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरी है। मैं अभी सिर्फ तुम में से किसी एक को ही ले जा सकता हूँ। मुझे फैक्ट्री के काम से जाना है। पिताजी, कहाँ जा रहे हो आप? और ये इतनी सुंदर छतरी किसकी है? ये मेरे दादाजी की सबसे बड़ी संपत्ति है। वो बहुत बड़े तपस्वी थे। दादाजी ने पिताजी को दी, उनसे मुझे मिली और इनका रहस्य सिर्फ मुझे बताया था पिताजी ने। क्या है इनका रहस्य पिताजी? मुझे भी बताओ ना। वक्त आने पर पता चल जाएगा बेटा। अभी मैं शहर के लिए जा रहा हूँ, जमीन के काम से। घर और अपनी माँ का ध्यान रखना, ठीक है? जी पिताजी। ओहो, बोला था ना समय से आना। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। और ये छतरी किस लिए लाए हो? यहाँ कोई बारिश हो रही है क्या? मैं बिना छतरी के कहीं नहीं जाता। ये हमारी खानदानी छतरी है। हाँ ठीक है ठीक है, अब जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। बैठो। हम यहाँ क्यों आए हैं सेठ जी? अरे यही तो मिस्टर कुमार आएंगे। इस पहाड़ी पर? हाँ, वो देख सामने जो पहाड़ी है ना, उसके पीछे ही तो उनकी वाटर फैक्ट्री है। वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आ गया मेरे साथ, दिखाता हूँ। वो देख पहाड़ी के पीछे, वो दूर। ये ले, देख ले फैक्ट्री। चलो मुनीम जी, हो गई जमीन अपने नाम। क्या चाल चली है मालिक? माँ, पिताजी कब आएंगे? इतनी रात हो गई है। पता नहीं बेटा, शायद काम में समय लग रहा होगा। हो सकता है माँ, इतनी बड़ी फैक्ट्री का जो काम है। बेटा जा जाकर सेठ जी के घर जाकर पता कर पिताजी कब आएंगे। ठीक है माँ। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको हर दिन नए और मजेदार वीडियो मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।